You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। मल्हार, उस क्वेश्चन में क्या डाउट है? सर थर्ड गलत क्यों नहीं है? मतलब वो थर्ड राइट है ना, मतलब स्टेटमेंट। उसमें हम लोग को बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है वही करेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? देन विच विल नॉट बी अ करेक्ट रिलेशन, मतलब जो करेक्ट रिलेशन नहीं है वही हमको इस ऑप्शन में मार्क करना है। तो फोर्थ करेक्ट नहीं है, मतलब जो हाँ सर, हमारा उसमें कॉन्टैक्ट अगर फोर्स उसे होगा उस रीजन में लाई करेगा कि नहीं करेगा? सर पर जो रेंज दी है वो गलत है ना, क्योंकि अगर हम उसे वेक्टर पकड़े तो वो 0 to 180 डिग्री के बीच में दिया है। 0 to 100 नहीं। जैसे मान लो कि 5 लाई बिटवीन, जैसे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। जैसे 3 इज लेस देन 5 इज लेस देन 7, इस बात को 0 इज लेस देन 5 इज लेस देन 10 ये लिखने में और ये लिखने में, ये दोनों में ये गलत थोड़े ना हो गया? ये गलत क्यों हुआ? अब तुम बोल रहे हो कि उसमें एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए था, तो 180 डिग्री क्यों काउंट किया ऐसा? हाँ एक बात हमको बताओ, 180 तो इसे गलत क्यों हुआ? ये सेकंड स्टेटमेंट को तुम गलत बोल दोगे। 5 जो है वो 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है, 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ये दोनों स्टेटमेंट तो हमेशा करेक्ट है ना? सर, पर अगर फोर्स 1 का हुआ तो सेकंड स्टेटमेंट सही होंगी ना, पहली स्टेटमेंट गलत कौन होंगी सा ना। कौन सा? अगर जो आपने लिखा है उसमें फोर्स 1 न्यूटन है। कोई एक कंडीशन पर मत जाओ। मेरे को बताओ कि थर्ड को छोड़ के, जैसे हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनने का बात है,
और 4 ऑप्शन है, उसमें हमको बताओ कि कौन सा एक ऑप्शन हर बार गलत हो सकता है, मतलब हर बार उसको गलत होना ही पड़ेगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? कह रहा है कि इफ नन ऑफ दिस इज जीरो देन विच विल नॉट बी अ करेक्ट रिलेशन, इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता? तो पहला ऑप्शन है हमारा f इज ग्रेटर देन एफ। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल यही होता ही है, f इज ग्रेटर देन f, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है एफ एन इज ग्रेटर देन एफ। अब इन जनरल म्यू छोटा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन म्यू बड़ा भी तो हो सकता है ना। ऐसा तो हम लोग कभी नहीं बोलते ना कि म्यू कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। म्यू का वैल्यू 2 आता है, 1.5 आता है, क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर म्यू का वैल्यू 1 से ज्यादा लाई करता है, आता है आंसर। तो ये वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, ये तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन चौथा, उसका रेंज लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, किस एंगल के लिए दिया, राइट हैंड साइड में किस एंगल के दिया, वो मैटर नहीं करता है। क्या एफ इस रेंज में लाई करेगा? क्या ये दिया हुआ है 5 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो क्या 0 से बड़ा और 10 से छोटा नहीं मान सकते उसको? ये स्टेटमेंट किसी भी कंडीशन में रॉन्ग होगा क्या? ये नीचे वाला जो हमने लिखा है नहीं हो सकता रॉन्ग। तो 180 डिग्री के लिए हो दिया और 0 डिग्री के लिए दिया, ये रेंज किस लिए दिया ये हमारे लिए मैटर नहीं है। क्या वो स्टेटमेंट रॉन्ग है या कभी भी रॉन्ग हो सकता है? आंसर इज नो, वो स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता। भले ही वो रेंज 180 डिग्री के लिए दिया हो, 0 डिग्री के लिए दिया हो, लेकिन वो रेंज सही है, हमारा फोर्स उसी के बीच में रहेगा। अब प्रिसाइज होना होता तो तुम बोल सकते हो कि सर हमारा वो F+FN+F, और तो वैसे तो फिर इसका रेंज देना ही नहीं चाहिए था। हमारा जब नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो कांटेक्ट फोर्स का रेंज नहीं, सीधे सीधे वैल्यू दे देना चाहिए था कि ये हमेशा इसके बराबर √F² + n² होता है। उसने रेंज दिया, तो क्या ये रेंज गलत है? क्या हमारा कांटेक्ट फोर्स उस रेंज में कभी लाई नहीं करेगा, या कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहां पर वो नहीं लाई करेगा? एक भी सिचुएशन बताओ जब वो उसके बीच में लाई नहीं करेगा। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है मल्टीपल करेक्ट और एक होता है सिंगल करेक्ट। तुम लोग को सिंगल करेक्ट आता है। सिंगल करेक्ट के क्वेश्चन में अपने को ये सोचना होता है कि अगर हमको एक ऑप्शन चूज करना है तो उसमें वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा। इसका मतलब कि बाकी ऑप्शन अगर एक जगह भी गलत हो रहा है तो उसको नहीं लेना है। जब इस तरह का बात आ जाए कि हमको एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होने लगे, तो हमको ऐसा ऑप्शन सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक जगह भी गलत हो रहा है, क्या कोई भी आंसर ऐसा है जो एक जगह भी रॉन्ग हो रहा है। अगर वैसा हो रहा है तो उसको नहीं लेना है। और यही अगर क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो फिर मल्टीपल करेक्ट में हमको दूसरी तरह से सोचना होता है। मल्टीपल करेक्ट में हमको यह सोचना होता है कि क्या ये आंसर एक जगह भी सही हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको लेना पड़ेगा। जैसे जेई में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या ये कभी भी आंसर वैलिड हो सकता है, हो सकता है। अब ये 3 में मतलब 4 ऑप्शन जो थे इस क्वेश्चन में, इसमें 3 हमेशा वैलिड हो ही सकते हैं। मतलब ये जो थर्ड रिलेशन है कि एफ एन इज ग्रेटर देन एफ, ये ठीक है, अगर नहीं होगा तो ये कम हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता ऐसा नहीं बोला जा सकता। डी ऑप्शन नॉट ए करेक्ट रिलेशन। वेट, क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि थर्ड ऑप्शन एफ एन इज ग्रेटर देन एफ, लेकिन ये रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन बाकी के जो स्टेटमेंट है ना, जैसे ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, ये किसी भी कंडीशन में
म्यू का वैल्यू कुछ भी ले लो, चाहे जो भी कर लो, ये स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होंगे। ए, बी एंड डी ये किसी हालत में गलत नहीं होंगे। सी भी कुछ कंडीशन में सही हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो गलत हो सकता है। तो नॉट बी ए करेक्ट रिलेशन अगर हमसे पूछ रहा है, तो हमको यही चेक करना पड़ेगा कि कहीं पर अगर कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, तो फिर हमको उसको करना पड़ेगा। तुम्हारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, वो गलत जगह पर आ रहा है। तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि सर ये रेंज 180 डिग्री का कंडीशन ले लिया। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता कि 180 डिग्री का कंडीशन लिया, क्या उस रेंज में लाई करेगा? हाँ लाई करेगा, बात खत्म। तो वो एक करेक्ट रिलेशन है। समझ आ रही बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये हाँ हमने सर। उस एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिखा है कि अगर मान लो 5 हमको बताना हो, तो तुम कह सकते हो सर 7 से छोटा 3 से बड़ा। बहुत अच्छी सिंपल सी बात, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर इसको किसी ने इस तरह से लिखा, तो इसमें क्या गलत लिखा उसने? 0 से बड़ा है, 10 से छोटा है। बहुत सिंपल बात है। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये कभी गलत नहीं है, कभी गलत नहीं है, नेवर रॉन्ग। यही चीज हमारा फोर्थ ऑप्शन है। हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो जिस रेंज में दिया गया है, उस रेंज में वो हमेशा लाई करेगा ही करेगा। अब भले ही उसको रेंज को वैसा नहीं देना चाहिए था और प्रिसाइज कर देना चाहिए था, ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन उसने जो रेंज दिया है, वो उस रेंज में वो लाई करेगा। इस बात से कभी कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हमको नहीं मिल सकता जिसमें उस रेंज में वो फोर्स नहीं लाई करे। इसलिए वो ऑप्शन सही हो जाए। और थर्ड ऑप्शन, ऐसा नहीं बोल रहे कि वो हमेशा गलत ही होगा, लेकिन जब हमको 4 में मोस्ट अप्रोप्रिएट खोजना है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ये किसी न किसी कंडीशन में गलत हो सकता है, बाकी कोई गलत हो ही नहीं सकता। तो फिर हमको इसी को मार्क करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का आंसर अपने को चेंज करना पड़ेगा। ये एक बच्चे ने कल क्वेश्चन, ये पेपर का ही क्वेश्चन है ना, 17? हाँ सर। श्रावणी, श्रावणी आई है? यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन का ही मतलब पेपर का ही क्वेश्चन है ना, 17? मैंने एक्चुअली यस सर। क्वेश्चन, हाँ, इसका 17 का आंसर करेक्ट मतलब चेंज होगा। 17 का आंसर 4 होगा। एक करेक्शन अपने को करना पड़ेगा। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया बच्चे ने, वेरी वेरी गुड। हो सकता है टाइपिंग में मेरे से एरर हुआ हो या कुछ बात हो, तो ये आंसर एक करेक्शन है, इसको आप लोग देख लेना। करेक्शन। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर जो आपने पीडीएफ दी थी ना क्वेश्चन पेपर की, उसमें 35th क्वेश्चन शायद मिसिंग था। हाँ, एक मिनट यस देखते हैं। सर, हाँ सर, एक बार 35th क्वेश्चन मिसिंग था। 35 था ही नहीं, हाँ मतलब सर, 35th वाला था ही नहीं। 36 ऐसा। 34 के बाद डायरेक्ट 36 था। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन उसमें भी कम हो गया। चलो ठीक है, हो सकता है पता नहीं नंबरिंग के टाइम पर मेरे से कुछ गड़बड़ हुआ हो। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कुछ और बात करेंगे। हाँ बोलिए। सर वो 2-3 डाउट्स बाकी थे पेपर के। अच्छा बोलो, कौन कौन से? 32, 33, 33 और 32 15। नहीं 32 नहीं, 33, 13 और 15। 13, 15, 33 ये बोल रहे हो? हाँ एक मिनट रुक जाओ।
Question number 13. Two blocks of mass m1 and m2 are connected to each other to a light spring as shown in the figure. If we push mass m1 with force F and cause acceleration a1 in mass m1, what will be the acceleration in m2? Okay. Now there is a conflict कि ये acceleration का direction नहीं दिया हुआ. देखो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ने किए थे. यहाँ पर सिचुएशन क्या है? ये हमारा दिया हुआ है m1, ये हमारा दिया हुआ है m2 और ये हमारा f. Two blocks of mass m1 and m2 are connected to each other through a light spring as shown in the figure. If we push mass m1 with force F and cause acceleration in a1 in mass m1, what will be the acceleration of m2? अब यहां पर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है ये हम लोग को नहीं गिवन है. ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कोई भी एक डायरेक्शन कंसिडर करके और उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शंस में क्या क्या है. अगर मोर देन वन आ गया तो हो सकता है एम्बिगुअस क्वेश्चन हो, क्योंकि कायदे से डायरेक्शन देना चाहिए था. और अगर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो मुझे लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए ऑप्शन मैच करना चाहिए. अब इसमें कोई भी जीरो नहीं दिया, इसका मतलब m2 के ऊपर तो सीधे सीधे स्प्रिंग ही फोर्स लगाएगा. जस्ट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ध्यान से समझो, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इसका एक्सेलरेशन होगा और उस समय m2 का एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है. लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं दिया, मतलब कि स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन कुछ ना कुछ तो है. और इसके लिए अपन को मान लो ऐसा मान लेते हैं कि स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन है. लेट्स अज्यूम दिस कि स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन है. तो स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन है तो स्प्रिंग ऐसा फोर्स लगाएगा, एफएस इधर लगाएगा और एफएस इधर लगाएगा. एक कंडीशन एज्यूम कर लिए. और अप्लाइड फोर्स अगर बड़ा हो तो F माइनस एफ एस बाई m1 इज इक्वल टू a1 एक्सेलरेशन दिया हुआ है. हाँ, तो यहां से हमारा F माइनस एफ एस इज इक्वल टू m1 a1. तो यहां से एफ एस हमारा F माइनस m1 a1 ऐसा आ जाएगा. और जितना स्प्रिंग फोर्स यहां लगेगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स यहां लगेगा. तो एक ऑप्शन हमारा हो सकता है F माइनस m1 a1 अपॉन m2. ये हमारा एक्सेलरेशन आ सकता है. क्या ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है? F माइनस m1 a1 डिवाइड बाई m2. यस, ऐसा एक आंसर है. चलो एक एम्बिग्यूटी और चेक कर लेते हैं. तो ये हमने सोचा था कि स्प्रिंग में कंप्रेशन हो तब, अगर स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा. इस पर फोर्स स्प्रिंग फोर्स अगर इधर लगा और इस पर इधर लगा तो F प्लस एफ एस डिवाइड बाई m1 ये हमारा हो जाएगा a1 के बराबर. और यहां से अगर एफ एस निकालोगे तो ये हो जाएगा m1 a1 माइनस एफ. और यही स्प्रिंग फोर्स अगर इस पर लगे तो a2 हमारा हो जाएगा m1 a1 माइनस एफ. सॉरी, बेसिकली द सेम रिलेशन विद द नेगेटिव साइन. इन दोनों के अलावा इस मास का और कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता. अब देखो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है. इन दो एक्सेलरेशन के अलावा कोई और एक्सेलरेशन नहीं हो सकता. हाँ, एक हो सकता है जीरो, जो कि ऑप्शन में नहीं है. जैसे ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है और हम जैसे ही हमने फोर्स लगाना शुरू किया एट द सेम इंस्टेंट अगर m2 का कोई एक्सेलरेशन पूछता तो ये जीरो हो जाता. इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है ऐसा बोल मान के, तो वो भी ऑप्शन में नहीं है. तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है सिवाय इस ऑप्शन को टिक करने के. ठीक है ना?
सर 15th आ गया, बस 33 बाकी है। 15th हो गया? हाँ सर, अभी देखा तो आ गया वो। अरे वाह, क्या बात है, सही है फिर तो। ओके, चलो 32 देख लिया जाए। दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आई गेस। टू ब्लॉक्स, अपनी स्प्रिंग वाला क्वेश्चन मतलब जब न्यूटन्स लॉ में करा रहे थे, अटेम्प्ट नहीं किए थे क्या उस क्लास को? टू नहीं सर, टू ब्लॉक इस ऑफ क्वेश्चन मास में 10 मुझे के, लगा कि अच्छा ठीक है चलो। Two blocks of mass 10 kg and 20 kg are connected by a light spring as shown. A force of 200 Newton acts on 20 kg mass as shown. At a certain instant, see, at a certain instant, the acceleration of 10 kg mass is 12 meter per second square. अब देख अगेन, यहां पर भी हमको डायरेक्शन नहीं दिया गया। हाँ बोलो। सर उसके नीचे वाला। अरे ये तो 32 है, सॉरी 33 बोले हो ना। अरे पहले तुम 32 बोले थे, पता नहीं वही दिमाग में रह गया मेरे। A block tied between two springs is in equilibrium. A block tied between two springs is in equilibrium. Okay, ठीक है। If upper spring is cut, then the acceleration of the block just after cut is this 6 meter per second square downwards. Now, if instead of upper spring the lower spring is cut, then the magnitude of acceleration of the block just after the cut will be. Okay. ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। बाकी बच्चों ने जो डिस्कशन किया है और जो क्वेश्चन को से पूछा है, क्या वो सब, उसके अलावा बाकी सब क्वेश्चन हो गए? इस पेपर में हमने जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए थे ताकि बच्चे फंसे। ये देखो, ये हमारा दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, ये हमारा मास है। तो ऑब्वियस ही बात है कि टू स्प्रिंग्स इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि ये जो स्प्रिंग है वो एक्सपेंडेड कंडीशन में होगा और ये जो होगा वो कॉम्प्रेस्ड स्टेट में होगा। यानी कि ये जो फोर्स लगा रहा होगा ये ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, और ये जो ये एक्सपेंडेड कंडीशन में है तो ये भी फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, और ये दोनों मिलके इसके वेट को mg को बैलेंस कर रहे होंगे। मान लो इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो F1 ऊपर वाले के कारण, और नीचे वाले के कारण जो फोर्स लग रहा है दैट इज F2। तो बेसिकली F1 प्लस F2 ये हमारा mg के बराबर है। और हमने आपको ये बताया है एक्चुअली दिस सिचुएशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ये सिचुएशन को तुम चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये दोनों स्प्रिंग को एक तरफ लगा दो, ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये दोनों स्प्रिंग जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर लगता सीरीज है लेकिन होता पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये F1 और F2 जो दोनों बराबर होंगे, मतलब इसके साथ जैसे तुम रिलेट करोगे ना तो ये चीज समझ में आ जाएगा। ये दोनों बराबर होने वाले हैं और दोनों इंडिविजुअली mg/2 के बराबर होने वाले हैं। सिमेट्री है, दोनों सिमिलर स्प्रिंग्स हैं। तो जैसे ये डायग्राम ये डायग्राम हम बनाएंगे तो इसको बोल सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2 एंड दैट इज इक्वल टू mg/2। ओके, अब कह रहा है कि इफ अपर स्प्रिंग इज कट then the acceleration of the block just after cut is 6 meter per second square। यानी कि अगर जैसे ही हमने इस स्प्रिंग को कट किया तो ये तो F2 तो लगता रहेगा, वेट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया ना,
then the magnitude of, if the upper spring is cut, then the acceleration of block just after cut is 6 meter per second square downward. ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये F1 लग रहा है और F2 लग रहा है, दोनों ये कंप्रेस्ड स्टेट में, वो एक्सपेंडेड स्टेट में है। दोनों के फोर्स अगर बराबर कर दिए जाए तो ये mg/2 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम कट करेंगे तो mg माइनस mg/2/m करेंगे तो g/2 का बराबर होगा 6, तो होगा नहीं। ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, रुक जाओ। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग, ये गलत हो रहा है, बट क्यों? F1 प्लस F2 mg के बराबर है तो दोनों तो बराबर ही होने चाहिए फोर्स। सर अगर उसमें F1 और F2 की डायरेक्शन उल्टी लेंगे तो उससे मेरा आंसर 16 आया, तो क्योंकि नहीं मैंने दोनों को एक्सपांडेड पकड़ा था। और नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो हमने बनाया है ना वही वैलिड कंडीशन होना चाहिए। ब्लॉक पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तुम सोचो दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर होते हैं और मास यही पर हम लोग रखते हैं, तो ये mg की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी ना ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये नीचे जब जाएगा तो ये नीचे वाला स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा और ऊपर वाला स्प्रिंग एक्सपैंड होगा और दोनों ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे। वेट, दोनों बराबर फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। A block tied between the two springs is in equilibrium, और टू स्प्रिंग्स दिया हुआ है, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स नहीं है। यस कह रहे हैं, तब तो ये गड़बड़ हो जाता है। आइडेंटिकल स्प्रिंग्स नहीं है, ठीक है। आइडेंटिकल स्प्रिंग्स नहीं है तो दोनों में के अलग अलग है। ये कंडीशन बिल्कुल सही है जो हमने बनाया है। क्या क्या हमने गड़बड़ किया, इसको ऐसे सोचो। अगर ये थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो K1x लगाएगा और ये लगाएगा K2x लगाएगा, ये दोनों सेम नहीं है। आइडेंटिकल स्प्रिंग्स नहीं बोला हुआ है जो हमने क्वेश्चन में अपने आप मान लिया है। हाँ अब बिल्कुल सही बात है। F1 और F2 mg के बराबर है और कह रहा है कि when if upper spring is cut then the acceleration block just after cut is 6। तो जैसे ही हमने इसको कट कर दिया तो अब हमारा mg माइनस F2 डिवाइड बाई m दैट इज इक्वल टू 6। तो यहां से F2 आ जाएगा 10m माइनस F2 इज इक्वल टू 6m। तो F2 हमारा आ जाएगा 4m और F2 हमारा 4m आ जाएगा तो F1 हमारा आ जाएगा 6m। अब यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा कि if now if instead of upper spring the lower spring is cut, the magnitude of acceleration, अगर लोअर स्प्रिंग को कट करेंगे तो लोअर स्प्रिंग को कट करेंगे तो 6 m ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें, बी ऑप्शन ही है ना। हाँ सर। हाँ बोलो। सर मेरे भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट थे। अरे बाप रे चलो बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 16, 19 और 40। ओके 16, सर 90, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो हो गया था, बट मुझे ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है, तो आप एक बार प्लीज सॉल्व करके बता दीजिए उसको। इस बार हमको लगता है पेपर ने बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया है, सही बराबर निशाने पर लगा है इस बार का पेपर। हर बार तुम लोग मार्क्स दनादन लेके आ रहे थे। Figures of a wedge of mass 2 kg resting on a frictionless floor. A block of mass 1 kg is kept on the wedge and wedge is given an acceleration 5 meter per second square towards right. Block will remain stationary with respect to wedge. The block will have an acceleration of this with respect to wedge
नॉर्मल रिएक्शन में दिक्कत क्या है? इस क्वेश्चन खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तुम इसको नॉन इनर्शियल से करो। दो ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू जब वेज दिए गए हैं तो फिर हम क्यों इसमें सर खपा रहे हैं? ये हमारा वेज है और ये है 2 kg का, इसके ऊपर मास रखा हुआ है 1 kg का, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। वैसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? Kept on the wedge and the wedge is given an acceleration 5 meter per second square towards right. Somehow, I don't know कैसे, but somehow this wedge is given an acceleration 5 meter per second square. Now we have to comment on this 1 kg. और दो ऑप्शन जब हमारे विथ रिस्पेक्ट टू वेज दिए गए हैं तो मैं इसी पर बैठ के और एक स्यूडो फोर्स क्यों नहीं लगा रहा? 1 into 5 5। उसके अलावा एक हमारा mg है और एक हमारा नॉर्मल है, और ये एंगल हमारा दिया हुआ है 37 डिग्री। अब बेसिकली वी आर डीलिंग विथ 3 फोर्सेस, इधर इधर, ये हमारा है 5, ये हमारा है 10, और ये n के बारे में हम लोग को नहीं पता, लेकिन इसका एंगल पता है। ये वर्टिकल के साथ इसका एंगल पता है, ये 37 है तो ये 37 होगा, ये 53, ये 37 डिग्री हो जाएगा। ये नॉर्मल है। क्वेश्चन, ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज। अब देखो इस सिचुएशन में हमारा जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी रह सकता है, अलोंग द इंक्लाइंड ऊपर जा सकता है, अलोंग द इंक्लाइंड नीचे जा सकता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, ईदर द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, और इट विल गो अप, और इट विल गो डाउन। हमने इस तरह के क्वेश्चन में कंडीशन बताया था कि हम लोग को क्या फोर्स लगाना हो ताकि ये m जो है वो कैपिटल M के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, तो उसके लिए एक्सेलरेशन आया था g tan थीटा, याद है? ये एक्सेलरेशन आया था, और g tan थीटा एक्सेलरेशन एक बार हम चेक कर ले किसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो 10 into tan 37 ये होता है 3/4। तो 30/4 ये कहीं से भी 7.5, हमको ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए था इसको रेस्ट में रखने के लिए। हमको एक आइडिया इससे मिल गया कि ये रेस्ट में तो नहीं रहेगा, यानी कि ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, खास करके ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। 7.5 से कम एक्सेलरेशन पर नीचे स्लाइड करेगा, 7.5 से ज्यादा होने पर ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। लेकिन चलो, हमको सिर्फ जी tan थीटा एक डेटा याद होना चाहिए, हमने ये रटवाया, इससे हमको क्वेश्चन का आइडिया मिला। लेकिन अगर मान लो ये नहीं भी हम करते तो भी हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये ब्लॉक के पास, अगर हम इसी फ्रेम से बात करें, मतलब 2 kg के ऊपर बैठ के हम चीजों को देख रहे हैं, तो इसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो ये ऊपर स्लाइड करे या नीचे स्लाइड करे। रेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन रेस्ट में होने के लिए इतना एक्सेलरेशन चाहिए था। तो हम सारे फोर्सेस को along the incline and perpendicular to the incline तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा इंक्लाइंड है, दिस इज आवर इंक्लाइंड प्लेन। अब 10 के कंपोनेंट्स तोड़े जाएंगे, तो ये 10 sin 37 और ये हो जाएगा 10 cos 37। सिमिलरली 5 के कंपोनेंट अगर तोड़े जाएंगे तो ये एंगल 37 है, तो ये हो जाएगा 5 cos 37 और ये हो जाएगा 5 sin 37। एक बात तो तय है कि हमारा
परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो नॉर्मल इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो नॉर्मल का तो वैल्यू लिख ही लो, 10 cos 37 का वैल्यू होता है 4/5 प्लस sin 37 का वैल्यू होता है 3/5। तो ये हमारा 8 + 3 11 न्यूटन की बात हो गई। नॉर्मल 11 न्यूटन होगा, और 10 sin 37 मतलब 10 × 3/5, ये हो गया हमारा 6, और 5 cos 37 5 × 4/5, ये हो गया 4। तो क्लियरली देख सकते हैं ये नीचे की तरफ लग रहा है 6, ऊपर की तरफ लग रहा है 4, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। कितने से स्लाइड करेगा? 6 - 4/1, 2 मीटर/सेकंड² से नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। लेकिन ये वेज के फ्रेम से है, ग्राउंड के फ्रेम से इसका पाथ बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये आगे भी जा रहा है, नीचे भी स्लाइड कर रहा है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर रहा है। ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज, गलत है। द ब्लॉक विल हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकंड² विथ रिस्पेक्ट टू वेज, गलत है। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक टू 11 न्यूटन, बिल्कुल सही है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वेज इज 2 न्यूटन। अब वेज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कितना है, एक बार और अगर देखा जाए तो नेट फोर्स वेज के ऊपर अगर देखा जाए तो वेज का एक्सेलरेशन 5 है और 2 kg का वेज है, तो 10 से तो ज्यादा ही फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो लग रहा है 2 kg के ऊपर वो नॉर्मल पीछे की तरफ ही लगेगा। वेज का अगर एफबीडी बनाएंगे तो इसके ऊपर नॉर्मल ऐसा लगेगा, वही नॉर्मल, ये जो नॉर्मल का वैल्यू हमने 11 न्यूटन दिखाया वो 11 न्यूटन, और उसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा और एक कंपोनेंट इधर लगेगा। तो चूंकि एक्सेलरेशन इसका नेट 5 मीटर/सेकंड² दिया हुआ है, तो अप्लाइड फोर्स प्लस नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट भी अगर पूछा जाए तो हमारा 5 × 2 10 न्यूटन तो होना ही चाहिए, और ये दिया हुआ है 2 न्यूटन, तो ये तो ऐसे ही गलत हो रहा है लास्ट ऑप्शन। और सी सर हमको ये अभी ऑलरेडी, आपने क्या बोला, प्लीज रिपीट कीजिए। हमने ये बोला कि जो भी इस वेज को एक्सेलरेशन दे रहा होगा कोई फोर्स, क्योंकि उसके लिए तो ये 5 मीटर/सेकंड² के लिए तो कोई फोर्स चाहिए होगा, तो ये फोर्स और नॉर्मल का जो कंपोनेंट है इन दोनों का रिजल्टेंट भी हमारा टर्म 10 के बराबर होना चाहिए। बाकी वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वेट ग्राउंड के कारण जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है उससे बैलेंस हो रहा है, लेकिन नेट फोर्स में F माइनस दिस कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी 10 के बराबर होना चाहिए, तभी इसका एक्सेलरेशन 5 हो सकता है। तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन टोटली रॉन्ग हो रहा है। सर तो हमको मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। नहीं, ये तो तुम अपने मन में सोच रहे हो, हम तो ऑप्शन देखे सर तो और हमको ऑप्शन, कैसे पता चले कि कौन सा, मतलब कैसे सॉल्व करें? वही तो है कि हम ऑप्शन देख रहे हैं और ऑप्शन हमको कह रहा है कि करो, तो हमने किया। हमको तो ऑप्शन देखना है ना, और हमको जी tan थीटा एक डेटा हमको इस तरह के क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना है। दो ऑप्शन जब हमको विथ रिस्पेक्ट टू वेज दे दिए गए तो हम उसको नॉन यूनिवर्सल से नहीं करके हम तो गुनाही कर रहे हैं ना। क्वेश्चन ओके सर। कैसे करना होता है ये नहीं पूछना होता, और ना ही ये दिमाग में बैठाना होता है, ये हमारा दिमाग डिसाइड करता है। हमको सिर्फ सॉल्व करने के तरीके समझ में आने चाहिए, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है ये हमारा दिमाग हमको बताएगा, ये टीचर नहीं बताता। टीचर सिर्फ ये बताता है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सिचुएशन में तुम पढ़ोगे तो तुम डिसाइड करोगे ना कि कौन सा बेटर है। हमने कहा ऑप्शन में कि दो ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेज दिया गया है, तो अपने आप हमारे दिमाग में ये बात आना चाहिए था कि इसको नॉन इनर्शियल से ही करना बेस्ट है, क्योंकि इनर्शियल से करोगे, ग्राउंड से करोगे तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड भी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन दिमाग पड़ जाएगा करने में, और जरूरत भी नहीं। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें इसकी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार हमको डिसाइड करना पड़ेगा
कि क्या जरूरी है, किस तरह से सोचना है, और यही होता है प्रैक्टिस का मतलब। हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा होगा तो ये करना है। मतलब डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन में टीचर बोल देता है फ्लो में, लेकिन कायदे से ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब जब हम सिचुएशन में पढ़ रहे हैं तो हम डिसाइड करें ना कि हमको क्या करना चाहिए। हमको 10 तरीके पता है, हमको 10 तरीके से सोचना सिखाया गया है, बेस्ट तरीका क्या रहेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि हमसे जो डिमांड करता है क्वेश्चन, जो हमसे डिमांड कर रहा है, उस डिमांड को कैसे कंप्लीट किया जाए। इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हमने कितने सारे क्वेश्चन इस तरह के आपको बताए हैं, फ्रिक्शन लगा के, बिना फ्रिक्शन के। तो इस क्वेश्चन का जो डिमांड था वो नॉन यूनिवर्सल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा था, इसलिए हमने नॉन यूनिवर्सल सॉल्व किया। अगर यही विथ रेस्ट बोल देता और रेस्ट वाला कंडीशन होता तो ग्राउंड से भी उतना ही आसान होता, नॉन यूनिवर्सल से भी उतना ही आसान होता। क्वेश्चन नंबर 19। Trolley is accelerating down an incline of angle theta with acceleration g sin theta. Which of the following is correct? ये तो प्रूफ कराया हुआ क्वेश्चन है, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है। डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कर रहा है तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा? a इज इक्वल टू थीटा। एक्चुअली वो अल्फा है, अल्फा कितने के बराबर होगा, और टेंशन कितने के बराबर होगा। ये तो क्वेश्चन कराया हुआ है। इस पर तो हमने एक ऊपर की तरफ सर वो इंक्लाइन प्लेन का थीटा दिया हुआ है कि उन्होंने अल्फा को थीटा माना, वही कंफ्यूजन था थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं। देखो देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग में कुछ डेटा गड़बड़ हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली अल्फा जो दिया हुआ है ना, ए बेसिकली अल्फा है, तो वो हमको दिया गया है ये वर्टिकल लाइन है, दिस इज वर्टिकल लाइन, और ये ट्रॉली का परपेंडिकुलर लाइन है। ये 90 डिग्री ये है और ये वर्टिकल लाइन है, इसके बीच का ये एंगल हमको दिया गया अल्फा। अब हमको बताना था कि अल्फा क्या होगा अगर ये ट्रॉली जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है। एक तरीके से फ्री फॉल कंडीशन है, और फ्री फॉल कंडीशन में ये जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल 90 डिग्री पर ही चिपका रहता है। अब ये 90 डिग्री पर पेंडुलम बॉब जो है वो कितने एंगल पर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये वर्टिकल दिखा दिया है, ये किसी भी एंगल पर दिखा सकता था। ये जो पेंडुलम बॉब है ये ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था, इधर हो सकता था, ऐसे किसी भी कंडीशन में ट्रॉली के रेस्पेक्ट में रेस्ट होना चाहिए था। तो चलो कुछ देर के लिए, ये क्वेश्चन कराया हुआ है यार, ये बताया हुआ है तुम लोग को, यूडो फोर्स जब सिखाए थे उसी टाइम पर ये क्वेश्चन बताए थे। सर वो हो गया, मुझे लगा कि वो एक्सेलरेशन, ए का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, वो अल्फा था वो। एक्सेलरेशन, हाँ हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर ये जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है तो पेंडुलम बॉब जिस कंडीशन में होगा, जिस सिचुएशन में होगा, लाइक लेट से कुछ ऐसा हो, ऐसा हो, किस कंडीशन में होगा, और वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, या फिर ये इंक्लाइंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, ऐसा मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। अगर ये पूरा का पूरा जी साइन थीटा से नीचे आ रहा हो तो पेंडुलम बॉब या तो हमको वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा ऐसा पूछा जा सकता है, ये वर्टिकल लाइन है, या फिर इंक्लाइंड के साथ कितना एंगल बनाएगा ये पूछा जा सकता है। तो अभी चूंकि हमको पता ही नहीं है कि वो किस पोजीशन में रहेगा, तो हम लोग इसका एक एफबीडी बना लेते हैं। कहीं पर किसी पोजीशन में होगा तो उसके ऊपर सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा mg और एक लग रहा होगा अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन। और चूंकि हमको डायरेक्शन ही नहीं पता कि किस डायरेक्शन में होगा तो टेंशन भी दिखाना मुश्किल है। और इस क्वेश्चन को कायदे से अगर हम नॉन इनर्शियल में बैठे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने बताया था कि एक फोर्स हमको mg लगाना है, और चूंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है
ये उसका एक्सेलरेशन है, तो हमको सीडो फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो हमको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा टेंशन उसी डायरेक्शन में लगेगा। वेरी सिंपल, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा टेंशन उसी डायरेक्शन में लगेगा। अब इसके बीच का एंगल कितना है, तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है थीटा, ये हो गया है थीटा, ये पूरा एंगल है 90 प्लस थीटा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मान लेते हैं अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, और ये ऐसा होगा मान लो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट, तो टेंशन जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐसा लगना चाहिए। और इस बात को प्रूफ किया जा सकता है कि ये जो टेंशन आएगा ये 90 डिग्री पर आ जाएगा, मतलब इस लाइन से 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हाँ ऐसा कर लो ना, बेटर है। देखो बहुत सिंपल है, मैं फिर से यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। ये mg है और ये हमारा mg साइन थीटा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये हमारा डाउन द इंक्लाइन लाइन है। हम mg को कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। हमको रिजल्टेंट निकालना है, हमने अपने एक्सेस किसी भी तरीके से ले लिया। तो जब mg sin थीटा ये हो गया, ये भी mg sin थीटा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, और नेट फोर्स mg cos ऑफ थीटा लगेगा, जो कि परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। यानी कि जो टेंशन होना चाहिए कायदे से वो जस्ट इसी के अपोजिट लगना चाहिए था, और mg cos ऑफ थीटा के बराबर होना चाहिए था। तो t हमारा mg cos ऑफ थीटा के बराबर होगा, पहली बात। दूसरा कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ये वर्टिकल है। वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो अल्फा हमारा थीटा के बराबर हो जाएगा, टी हमारा mg cos ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में वैलिड है। तो ए हमारा थीटा के बराबर हो गया, पहला ऑप्शन सही है। टेंशन mg के बराबर है, mg sec थीटा के बराबर गलत हो रहा है, mg cos थीटा के बराबर। इसमें एक और क्वेश्चन की जब ट्रॉली ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा तब क्या होगा एंगल, वो तक भी कराया है, देखोगे पुराने डिस्कशन में। मैं वहां नहीं जाना चाहता, तो उसको वो भी कराया है। केयरफुली हमको कंपोनेंट्स लेने होंगे, और स्यूडो फोर्स से ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ग्राउंड फ्रेम्स भी कर सकते तो कोई बुराई नहीं है। 40 सर ये वाले क्वेश्चन में मेरा आंसर 900 न्यूटन आ रहा है। ओके, और 100 kg block, and A is a 100 kg block and B is 200 kg block as shown in the figure. The block A is attached to a string tied to a wall, ठीक है। The coefficient of friction between A and B is 0.2. A and B is 0.2, and the coefficient of friction between B and the floor is 0.3. The minimum force required to move the block B. Okay. यहाँ पर दोनों सरफेसर फ्रिक्शन है, लेकिन एक बात इसने अच्छा कर दिया है तुम लोग के लिए कि ऊपर वाला ब्लॉक कभी भी मूव नहीं कर सकता, इस कंडीशन को उसने जस्टिफाई कर दिया। यानी कि या तो मूवमेंट नहीं होगा या तो सिर्फ बी मूव करेगा, यही कंडीशन पॉसिबल है। इसमें स्ट्रिंग लगा के इस बात को इसने इंश्योर कर दिया। अब हम फोर्स लगा रहे हैं यहां पर, ये हमारा 100 केजी का है और ये हमारा 200 केजी का है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यूज यहाँ पर, इसको मैं बोल देता हूँ F2 और यहाँ पर बोल देता हूँ F1। तो F2 और F1 की लिमिटिंग वैल्यूज क्या है, तो F1 एक मिनट, बिटवीन A एंड B, A एंड B का वैल्यू है 0.2, यहाँ पर है 0.2 और यहाँ पर है 0.3, यानी कि F2 का लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 100
1200 न्यूटन। और F1 का लिमिटिंग वैल्यू कौन बताएगा? F1 का लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा? क्योंकि मुझे पता है कि यहीं पर मिस्टेक होने का चांस है। बताओ कितना होगा? अरे राम, सर 900। 900 न्यूटन। ओके, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये हमको पता होना चाहिए। अब जब हम फोर्स लगाएंगे ना, तो 900 से कम फोर्स लगाएंगे तो A और B के बीच का फ्रिक्शन एक्टिव नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, जब तक हम 900 फोर्स नहीं लगाते, 900 से कम लगाते हैं, तब तक A और B के बीच में देयर इज नो टेंडेंसी एट ऑल टू स्लाइड। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये जो जमीन वाला फ्रिक्शन है यही लग रहा होगा, लेकिन उससे ये 200 मूव नहीं करेगा। 900 से जैसे ज्यादा लगाना शुरू कर देंगे, ये F2 एक्ट करने लगेगा। क्यों? पीछे की तरफ ये लगेगा B पर और आगे की तरफ लगेगा A पर, और इसको अगर मूव करना है तो इस फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना पड़ेगा। ये साथ नहीं जा सकता, ये स्ट्रिंग इसको रोक के रखा है। इसलिए अपने को 1100 न्यूटन का फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। इन दोनों को ओवरकम करने से ही बॉडी आगे बढ़ेगी। हाँ बोलिए। सर बस एक आखिरी क्वेश्चन 22 वाला। 22। तुम लोग परेशान हुए हो इस क्वेश्चन से, मेरे को जो लग रहा है। चलो अच्छा बात है। वो ऑब्जेक्ट्स A and B each of mass m are connected by a light inextensible cord, ठीक है। They are constrained to move on a frictionless ring in a vertical plane as shown the figure, ठीक है। The objects are released from rest at the position shown. The tension in the cord just after release। बढ़िया क्वेश्चन है ये। पेपर तुम लोग प्रिंट आउट करके रख लेना। आंसर की में एक आध करेक्शन जो है वो ठीक है, लेकिन ये पेपर प्रिंट आउट करके रख लेना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कभी भी तुम लोग को प्रैक्टिस करना हो तो यही पेपर तुम लोग के लिए सही है। ये अगर एक बार में कर लिया तो समझो कर लिया, नहीं किया तो जितना गलत उतना ही कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। ये देखो अनदर वेरी गुड क्वेश्चन इस पूरे पार्ट में, इस पूरे क्वेश्चन में जो दिया गया है। Object A and B of mass m are connected by light inextensible cord and they are constrained to move on a frictionless ring। तो देखो फ्रिक्शनलेस रिंग पर ही ये मूव करना चाहता है। मतलब ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का एक रिंग, एक मास है ऐसा, और ये भी कुछ इस तरह का मास है, और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग हमने लगा दिया लाइक दिस, ऐसा। इस तरह से ये कनेक्टेड है। ये रिंग के लॉन्ग ही मूव करना है इनको, मतलब बिड, इसको बिड बोलते हैं। बहुत बार इस पर चर्चा भी हुई है। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी हमने कराया है, इसमें भी ये बात आया है। और दोनों का मास m ही है, और हमको टेंशन, डेफिनेटली टेंशन कुछ इस तरीके से लॉन्ग द स्ट्रिंग ये लगेगा ही लगेगा। ओके, इसके ऊपर mg भी हम लोग को डायग्राम में ही दिखा दिया गया, अच्छी बात है। इसका भी mg इस तरह से दिखा दिया गया। The objects are released from rest at the position shown. The tension in the cord just after release will be। कॉर्ड का टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं डेफिनेटली ये दोनों वर्टिकल पोजीशंस हैं, तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। और दिस रिंग इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये अभी सीधे सीधे नीचे आना चाहेगा, तो इसलिए टेंशन को हम कंपोनेंट में तोड़ देंगे। ये 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा mg minus t cos 45 and that is equals to m times a। ये हमारा नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा a से।
और इस पर जो टेंशन लगेगा, अब ये जो ऊपर वाला मास है, इसके ऊपर जो रिंग फ्रेम है वो भी फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि इसके mg को बैलेंस करने का टेंशन का भी कंपोनेंट लगेगा। जैसे टेंशन 45 डिग्री यहां पर भी बनाएगा, तो इस mg, ये जो मास है ना, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो एक mg का फोर्स लग रहा है, एक टेंशन का भी, कॉस बोल लो या साइन बोलो, 45 डिग्री में तो दोनों सेम ही होते हैं, चलो टी कॉस 45, ये दोनों। तो एक नॉर्मल जो रिंग है, ये जो रिंग है ये नॉर्मल लगा रहा होगा डेफिनेटली, और एक टी साइन 45 ऐसा लग रहा होगा, और इसी कारण इसको a1 से डिनोट कर लो। दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होना चाहिए, ये हम लोग को समझ में आना चाहिए। इसको a1 और ये हमारा एक्सेलरेशन a2, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं t साइन 45 इज इक्वल टू ma2। हम डेफिनेटली a दोनों में सेम नहीं ले सकते, लेकिन a1 और a2 में कंस्ट्रेंट जरूर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग दोनों का जो मूवमेंट है उसमें वैल्यू सेम होना चाहिए। यानी कि यहां पर हमने माना है a2, यहां पर हमने माना है a1, तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। ये a1 और ये एंगल 45 और ये एंगल 45, संयोग से दोनों एंगल सेम होने की वजह से a1 cos ऑफ 45 और a2 cos ऑफ 45 ये दोनों सेम हो रहे हैं। यहां से हम बोल सकते हैं कि a1 और a2 बराबर होंगे। a1 cos ऑफ 45 इज इक्वल टू a2 cos ऑफ 45, ये कंस्टेंट हो रहा है, तो यहां से a1 और a2 बराबर होंगे। इसको तुम चाहो तो a लिख सकते हो। अब चीजें आसान हो गई हैं। t sin 45 का वैल्यू ma2 है, और t cos 45 का वैल्यू भी ma2 और ma हो जाएगा। तो यहां पर ma1 लिखना चाहिए था कायदे से, तो mg माइनस m, और a1 और a2 a के बराबर है, तो अब मैं सबको ma लिखूंगा। तो 2ma इज इक्वल टू mg, तो यहां से a हमारा हो जाएगा g/2, और जब a का वैल्यू g/2 हो जाएगा तो t निकाला जा सकता है। t का वैल्यू होगा कितना होगा, तो t इंटू 1/√2 इज इक्वल टू mg/2। 2 से ये √2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, तो टेंशन हमारा हो जाएगा mg/√2। यही आंसर है। हाँ सर। देख रहे हो? हाँ, क्वेश्चन जो सर है, वो 40 वाले, 40 वाला, हाँ बोलो। सर तो अगर ब्लॉक, ऊपर वाला जो ब्लॉक अगर मूव नहीं करेगा तब फोर्स मिनिमम होगा ना? ऊपर वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो सर अगर ऊपर वाला ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी नहीं लगेगा, तो एफ के अपोज में एक वो मिनट एक ऊपर मिनट एक वाले ब्लॉक का मिनट फ्रिक्शन आएंगे। फिर वही क्या बोल रही थी? पहला स्टेटमेंट क्या दिया तुमने? ऊपर वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा? सॉरी सर, सॉरी सॉरी, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या बोल रही हो? हमको रोके जा रहे हो, तुम बोले जा रही हो, वाला ही स्टेटमेंट गलत बोल रही हो और उसके बाद कंटिन्यू किए जा रही हो। और कोई क्वेश्चन है? तुम लोग ने पूरा 2 दिन इसी पेपर के डिस्कशन में ही निकाल दिया। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बावजूद इसके इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना। इट्स नॉट लाइक कि जितना क्वेश्चन हम डिस्कस किया इसके बावजूद, हमने 10-12 तो डिस्कस किए होंगे, लेकिन इसके बाद भी अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें करने बैठोगे, इत्मीनान से करोगे तो बहुत सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां भी कहीं एम्बिग्यूटी है वो सब क्लियर हो जाएगा। इसको करना ही है, ये क्वेश्चन करना ही है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, कंस्ट्रेंट, ये सब चीजें अपने को नहीं क्लियर होंगी तो बाद में, और बाद क्या, अब स्टार्ट हो चुका है बाद, वर्क एनर्जी, पावर,
रोटेशन, सर्कुलर मोशन, ये सेंटर ऑफ मास, इनमें दिक्कत आनी ही आनी है। खैर, अभी हम लोग जल्दी से एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से इसको सुनना है। हमारा एक स्प्रिंग है, इस केस में हमारा एक स्प्रिंग है जिससे एक मास लटका हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट है के, मास है m। इस क्वेश्चन को चाहे तो हम ऐसे ही बना सकते थे, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, या तो ऐसे या तो ऐसे। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। and block is released. ब्लॉक को हमने छोड़ दिया। आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन स्लैश compression in the spring ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने इसको किया होगा। क्या बताइए क्या आंसर आया? आप या बताएं। सर 2 mg/k। किसी का कोई डिफरेंट आंसर है या सबके सेम ही आंसर है? देखो, ये एक इतना कॉमन क्वेश्चन है कि लगभग कहीं पर भी अगर वर्क एनर्जी डिस्कस होता है तो ये क्वेश्चन को लोग जरूर डिस्कस करते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर याद हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चंस मैं दूंगा, और अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई तो उन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग को बहुत तकलीफ आएगा। जिन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ वो लोग इस डिस्कशन को ध्यान से सुने, और जिन्होंने कर लिया वो लोग भी कुछ क्रॉस क्वेश्चन बीच में मैं करूंगा, उसको रिप्लाई करेंगे। जैसे पहला वाला केस या दूसरा वाला केस, किसी को भी छोड़े हम तो ग्रेविटी का फोर्स तो लग ही रहा होगा। और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर बोलने का मतलब ये होता है कि वो कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा। नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही mg लगना शुरू होगा बॉडी नीचे आना शुरू होगा, और जैसे ही बॉडी नीचे आना शुरू होगा स्प्रिंग में एक्सपेंशन और यहाँ पर कॉम्प्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और स्प्रिंग में एक बार एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन आ गया तब तो इसको फोर्स लगाना ही पड़ेगा, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं। यानी कि इस सिचुएशन में स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और यहां पर भी ऊपर की तरफ ही लगेगा। नाउ स्प्रिंग फोर्स जो कि mg से छोटा है इसलिए ये अभी और नीचे जाएगा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं पर एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर ये mg और ये स्प्रिंग फोर्स ये बैलेंस हो जाएंगे, मतलब Fs बढ़ता बढ़ता mg के बराबर हो जाएगा। और वो पोजीशन अगर हम निकालें कि कितना दूर होगा, तो लेट से x डिस्टेंस जाने के बाद ऐसा हुआ
और एफ जो होता है वो के एक्स के बराबर होता है। जितना एक्सपेंशन हुआ है के एक्स के बराबर, तो के एक्स को mg के बराबर करेंगे तो x और अगर के एक्स इज इक्वल टू mg, तो x हमारा mg/k, ये हमारा एक एक्सपेंशन होगा जब नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर है वो mg/k नहीं है, यहाँ पर 2mg/k बच्चों ने आंसर किया है। अब मेरा बात ये है कि क्यों 2mg/k, वाई नॉट mg/k? ओके, जिन्होंने आंसर किया था वो लोग को ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना पड़ेगा। चलो पहले मैं मल्हार को बोलूंगा, आप बताओ क्यों नहीं हो सकता ये आंसर? सर क्वेश्चन में ब्लॉक इज रिलीज्ड बोला है, तो मतलब इनिशियली उसके पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों है। जो mg/k है वो तब आएगा जब हम उसे धीरे धीरे लेके जाएंगे और वेलोसिटी 0 रखेंगे। वेट 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 वेट, क्या बोल रहे हो फिर से? mg/k तब हम इनिशियली उसके इनिश पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं, मतलब वो इनिशियली ब्लॉक को रिलीज किया था, तो ठीक उसके है, पास एक्सेलरेशन आएगा एक, बराबर। तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होंगी और उसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होंगी। ओके, बट जो आपने mg/k बताया है उसमें हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया नहीं है उसे, हम उससे धीरे धीरे लेके जा रहे हैं नीचे। नहीं नहीं, हम धीरे धीरे नहीं लेके नहीं जा रहे, हम एक सिचुएशन, वो जब नीचे जा रहा होगा उसका एक सिचुएशन पकड़े जो कि वहां से एक्स डिस्टेंस नीचे है, हम उसको धीरे धीरे नीचे लेके नहीं जा रहे। सी, क्वेश्चन इज अगेन द सेम, स्प्रिंग इज रिलीज्ड और ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। Now there is one position which is x distance below the initial position where the net force on the block is getting 0. My question is why this x is not answer of this question? चलो आध्या, आप बताओ, कुछ आप ही बताओ क्यों ये आंसर नहीं हो सर रहा? जो या सर ये वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमने केस लिया रिलीज वाला उसमें एफ नेट 0 नहीं होगा, डेफिनेट उसमें जीरो ब्लॉक होगा की ही नहीं, कुछ वेलोसिटी। सर डेफिनेट जो जीरो नहीं पहला होगा। वाला, नहीं 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 सर, ये जो केस दिया आपने रिलीज करने वाला उस टाइम पर उस सडनली समय रिलीज अगर किया। हमने हमने जब रिलीज किया तो नेट फोर्स 0 नहीं है, ये तो बोला ही हमने। देखो, ये तो हमने खुद से ही बोला है कि जब हम रिलीज करेंगे तो mg लग रहा होगा। ये तो पूरा कहानी हमने रिपीट किया है कि mg लगेगा, स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा, mg के कारण ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, तब स्प्रिंग में एक्सपेंशन स्टार्ट होगा, तब स्प्रिंग फोर्स लगना शुरू करेगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स अभी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा तो mg के कारण वो और नीचे जाएगा और उसके कारण फिर एक्सपेंशन बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। और उसके बाद हमने ये सारा कुछ लिखा है कि स्प्रिंग फोर्स के एक्स mg के बराबर हो गया और वो इनिशियल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक से एक्स डिस्टेंस नीचे का पोजीशन है। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्यों वैलिड नहीं हो रहा? तुम दोनों लोग ने और तीनों लोग ने 2mg/k के आंसर बताया जबकि यहाँ पर mg/k आ रहा है। तो मेरे को यही एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि ये आंसर क्यों नहीं होगा इस क्वेश्चन का। तो मल्हार ने कुछ बताया बट अगेन दैट इज नॉट द टोटल अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग। और अब आप जो भी बता रहे हो इसमें भी हमको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर दिख रही कि यहाँ पर चीजें अच्छे से क्लियर है तुम लोग को। जो हमको समझ जो बात है वहां पर आके कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो सही नहीं हो रहा। और कोई है जो बता सकता है कि ये क्यों आंसर नहीं है, डबल क्यों है इसका आंसर? सब लोग ये बता रहे हैं कि एनर्जी ऐसे वैसे। हाँ बोलो। सर मैक्सिमम एलोंगेशन तब होगा जब उसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम तब तब होंगी जब पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएंगी स्प्रिंग में के अंदर, इसलिए। नहीं, ठीक है, तुमको एनर्जी से ही ये सारी बातें समझाई गई हैं, इसलिए तुम
उससे अलग सोच ही नहीं पा रहे। चलो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है? उसको सुनो और उसके बाद फिर हम लोग क्या होगा कैसे होगा उस पर बात करेंगे। जब हमने ब्लॉक को रिलीज किया उस समय स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा था, ये हमने कहा, और ग्रेविटी लग रहा है, ये हमने कहा। एक बार ग्रेविटी के कारण ब्लॉक जब नीचे आने लगे, ये दोनों केस के लिए सही बात है, दोनों केस के लिए ट्रू है। एक बार जब ब्लॉक नीचे आना शुरू हुआ तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, स्प्रिंग फोर्स लगना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी स्प्रिंग फोर्स mg से छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा पोजीशन लिया है जब तक ये एक्सपेंशन नहीं आ जाता, यानी कि x इज इक्वल टू mg/k, इतना एक्सपेंशन जब तक नहीं हो जाता ड्यूरिंग दिस इंटायर पीरियड, यहां से यहां आने तक स्प्रिंग फोर्स mg से छोटा है। क्या ये बात हम कह सकते हैं? ये तो बात समझ आ रहा है कि स्प्रिंग फोर्स इस पूरे मोशन के दौरान x नीचे तक, ये mg/k डिस्टेंस नीचे आने तक mg से छोटा है, और mg से छोटा होने के कारण इस ब्लॉक के पास एक एक्सेलरेशन है। नेट फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा होगा विच इज mg माइनस fs, ये नेट फोर्स है, और fs छोटा है mg से, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। इसके कारण बॉडी के पास एक नेट एक्सेलरेशन था। while moving from this to this, the body was actually accelerating with some acceleration and that acceleration is variable। और ये हम श्योर कर सकते हैं कि यहां पर जब फोर्स बराबर हो रहा है वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ये एक्सेलरेट करता हुआ यहां पर आया, तो जब इस पॉइंट पर हमारा नेट फोर्स जीरो हो रहा है लेकिन वेलोसिटी अगर जीरो नहीं हो रही, तो क्या यहां पर ये रुक जाएगा? क्या ये ब्लॉक यहां पर, जहां पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, क्या ब्लॉक रुकेगा यहां पर? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो ये रुकेगा कैसे? और नीचे की तरफ ही वेलोसिटी है तो और नीचे जाएगा। यानी कि जहां पर नेट फोर्स जीरो है वहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं हो है, इसलिए ये हमारा मैक्सिमम एक्सपेंशन का कंडीशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने देख लिया कि और ही नीचे जाने का बात है। अब कितना और नीचे जाएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बता सकते हैं। पहले तो यहीं पर हमारा मैक्सिमम एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ, इस बात को समझने के लिए हमको ये पूरी एनालिसिस समझ में आनी चाहिए कि जब हमने रिलीज किया तब से लेके और जिस पोजीशन को हमने यहां पर दिखाया है तब तक द मास वाज एक्सेलरेटिंग एंड इट हैज गेन सम वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर है तो बॉडी यहां पर रुक नहीं सकता। अब आगे भी क्यों रुकेगा उसका भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि जैसे ही इस पोजीशन से नीचे जाने लगेगा तो हमारे पास दो फोर्स है, एक है mg और एक है fs। इस रीजन में, ये जो ऊपर वाला रीजन था उसमें fs mg से छोटा था, लेकिन जब इससे नीचे जाने की बात आएगी, ये वाला रीजन, इस रीजन में fs mg से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन mg/k से बढ़ेगा। हम यही पर देख रहे हैं कि mg के बराबर हो गया है स्प्रिंग फोर्स, तो उसे नीचे जाने पर तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा ना, mg तो कांस्टेंट है, और तब बॉडी में एक रिटार्डेशन लगेगा, और रिटार्डेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं आके इसकी वेलोसिटी जीरो होगी ही होगी। और मैक्सिमम एक्सपेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन की बात तब होगी जब वेलोसिटी जीरो, ना कि फोर्स जीरो होगा। फोर्स तो जीरो होने के बाद भी अगर बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सपेंशन को तो बढ़ा ही रहा है। तो एट मैक्सिमम एक्सपेंशन और कंप्रेशन v must be zero, v must be zero। जहां से हमने रिलीज किया था उस पॉइंट पर भी वेलोसिटी जीरो थी, और एट मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सपेंशन पर भी वेलोसिटी जीरो ही होना। तो हम फोर्स वाले तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वेरिएबल फोर्स है पूरे टाइम।
इसलिए इसमें एनर्जी मेथड आसानी से लग जाएगा। कैसे? जहां से हमने रिलीज किया इस पोजीशन पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इस बात से इनकार नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी 0 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया, ये तीनों को, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। जब ये नीचे आया अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पर, वहां पर भी वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक तो यहां भी 0 ही होएगा। चूंकि हम नीचे जा रहे हैं और ऊपर हमने रेफरेंस ले लिया पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहां पर -mg और ये डिस्टेंस को ले लो y, तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -mgy और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ½k² अब यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन से टोटल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन, टोटल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन मस्ट बी सेम। यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट। तो टोटल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन, टोटल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन बी एक तरीके से सेम। 0 इज इक्वल टू 0 -mgy प्लस ½ और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये y हमारा 2mg/k आएगा। और कितना इंटरेस्टिंग बात है, ये जस्ट उसी वैल्यू का डबल आता है। यानी कि हमने जो कहा था कि कहीं बीच में यहां पर एक ऐसा पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, और ये डिस्टेंस को हमने निकाला था mg/k। एग्जैक्टली उससे mg/k और नीचे गया और यहां पर आके फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। क्या ये बॉडी यहीं पर रुक जाएगा? ये जो मास है वो यहीं पर लोअर मोस्ट पॉइंट पर रुक जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। ये क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वो ऊपर बाउंस होगा। तो यहां पर ये रुक नहीं सकता, ये मोमेंटली रेस्ट में आया हुआ है। हम बता रहे हैं कि इस रीजन में ये जब नीचे आने की कोशिश कर रहा, नीचे जब आ रहा था तो उस समय स्प्रिंग फोर्स बड़ा था mg से, तो यहां पर आने के बाद वेलोसिटी 0 हुई है, फोर्स 0 नहीं है। mg और स्प्रिंग फोर्स में स्प्रिंग फोर्स बड़ा है, इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगा और ब्लॉक फिर से ऊपर आएगा, फिर से जहां पर हमने बताया वहां पर आएगा, लेकिन उस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होगा बट फिर से वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो रहा है। क्या यहां रुक जाएगा दोबारा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। फिर कहां जाएगा? फिर ऊपर जाएगा और फिर यही तक आएगा। क्या यहां रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस तरह से एक्चुअली जो ये बॉडी होगा ये ऑसिलेट करेगा। अगर हम इस बॉडी को रिलीज कर देते हैं तो ये बॉडी ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। और अगर हम SHM पढ़ा देते, क्योंकि वो सेकेंड लास्ट चैप्टर है, पढ़ाएंगे, तो एक्चुअली वो SHM करेगा। इस मिडिल पोजीशन जिसको नेट फोर्स 0 जहां पर हमने किया है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। उस पोजीशन के अराउंड, इस पोजीशन के ऊपर नीचे ये ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन मोशन, ऐसा टाइप। और ये करता रहेगा पूरे लॉन्ग टाइम तक। इसमें भी और उसमें भी, ये दोनों में एक बात हो रही है। इसमें भी वही सिचुएशन है, यहां से यहां और यहां, तो ये हमारा नेट फोर्स 0 वाला कंडीशन है। इस पोजीशन से ऊपर नीचे ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा ये ब्लॉक। तो ये है पूरा एनालिसिस। बस एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, देखते हैं इस बात को कितने लोग समझे हो, क्योंकि समझे होगे तभी आंसर होगा, ऐसे होगा नहीं। ये मास m है, ये मास 2m है और ये एक सरफेस पर रखा हुआ है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम।
spring force, spring constant K. What further compression is given to small m so that 2m will lose contact? In subsequent motion. ये जो सरफेस पर 2m रखा हुआ है इससे कांटेक्ट लूज कर दे, इसके लिए m में कितना कंप्रेशन होना चाहिए? m को फर्दर कितना कंप्रेस करेंगे? ऑलरेडी स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा या नहीं, हमने सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बोला हुआ है। ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो क्या इस स्प्रिंग में कंप्रेशन है या नहीं है? अभी इस स्प्रिंग में कंप्रेशन है या नहीं? नहीं सर, अभी नहीं है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है तो कंप्रेशन नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? यही होता है ना इक्विलिब्रियम का मतलब। अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन नहीं होगा तो ये स्मॉल एम को नेट फोर्स इस पर 0 कैसे हो रहा है, बताओ तो मेरे को। इसका जो mg है इसको बैलेंस कौन कर रहा है अगर इसमें कंप्रेशन नहीं है तो? सर सॉरी, एफ नेट 0 होगा, स्प्रिंग फोर्स रहेगा उसमें। इस सिचुएशन में स्प्रिंग में इनिशियल कंप्रेशन है, स्प्रिंग इज ऑलरेडी इन कंप्रेस्ड स्टेट। अब कितना कंप्रेशन है ये हम नहीं बताएंगे, हमने थोड़ा बहुत सोचने के लिए जो भी हिंट चाहिए था वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम लोग इस क्वेश्चन पर थोड़ा बहुत सोच सको, क्योंकि जिस तरीके से तुम लोग आंसर कर रहे हो हमको नहीं लगता है कि तुम लोग को ढंग से कुछ भी सिखाया गया है। और ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये बोलना इस बात को समझने के लिए इनफ है कि स्प्रिंग में कंप्रेशन है, अदरवाइज सिस्टम इक्विलिब्रियम कैसे होगा? 2m इक्विलिब्रियम में हो सकता है, स्प्रिंग उस पर फोर्स लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, लेकिन m बिना स्प्रिंग फोर्स के इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है? उसकी जो ग्रेविटी है इसको बैलेंस करने के लिए और कौन है? स्प्रिंग। और स्प्रिंग को अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ गया तो इसमें कंप्रेशन ही होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो स्प्रिंग इज ऑलरेडी इन कंप्रेस्ड स्टेट, उसके बाद उसको फर्दर कितने से कंप्रेस किया जाए, जितना है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद और कितने से दबा के छोड़ दिया जाए कि जब वो उछले तो ऐसा उछले कि 2m जस्ट कांटेक्ट लूज करे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उससे ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो 2m हवा में उड़ जाएगा, एकदम उड़ ही जाएगा बिल्कुल। हमको बस इतने से ही कंप्रेस करना है कि जस्ट अब उड़ने वाले कंडीशन में कांटेक्ट जस्ट लूज करने के बाद। इसमें तो अगर उससे ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो ये एकदम उछल जाएगा जमीन से, तो वो हमको कंप्रेशन, फर्दर कंप्रेशन कितना होगा वो निकालना है। तो ये होमवर्क है और उसके लिए एनफ हिंट हमने दिया। अभी ये जो एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन का दिया ये एक तरीके से हिंट था इस क्वेश्चन को सोचने के लिए। कल या परसों में आपकी एक दिन क्लास हो सकती है रेगुलर, कल होगी या परसों होगी ये मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, टुमारो और डे आफ्टर आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है। एक्सक्यूज मी सर, सर कल हमारी टर्म एग्जाम है, तो हो सकता है कल सुबह में ही हो। तो टुमारो इसलिए हमने दिन ले लिया, आजकल देख रहा हूँ कि वो लोग वेंसडे को यूज कर रहे हैं, तो डे आफ्टर मतलब सीधे सीधे इसको लिख लो थर्सडे।
थर्सडे आपकी एक्स्ट्रा क्लास है मॉर्निंग में ही। सर तो फ्राइडे को भी क्लास रहेगी ना? थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तीनों दिन क्लास रहेगी इस बार। That's all for today. Thank you.